Dear students, a very good morning to you. Let's continue the revision of chapter 11, that is biotechnology principles and processes. In our last class, we have started the topic that is genetic engineering, in which we saw that how plasmid is used to make a recombinant DNA. And today, let's continue discussion of this topic, that genetic engineering, how through genetic engineering recombinant DNA can be formed. So we talked about molecular scissors और restriction enzymes. molecular scissors को restriction enzyme कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डीएनए का पीस होता है उसको एंड टू एंड भी कट करता है और पर्टिकुलर सीक्वेंस से भी कट करता है. सीजर का काम क्या होता है? कट करना. तो इसको मॉलिक्यूलर सीजर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स मतलब जो बायोमॉलिक्यूल्स है या फिर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए है उसको कट करने के लिए यूज किया जाता है. So, this plasmid DNA act as vectors to transfer the piece of DNA attached to it. Plasmid DNA acts as vector to transfer the piece of DNA attached to it. जब हम एक डीएनए पीस को प्लाज्मिड के साथ अटैच कर देंगे तो तब वो वेक्टर का काम करेगा. मतलब वो उस पीस ऑफ डीएनए को अलाउ करेगा उसके अंदर ग्रो करने के लिए. You probably know that mosquito acts as an insect vector to transfer the malarial parasite into human body. आपको मॉस्क्यूटो के बारे में पता है कि जब मॉस्क्यूटो काटता है तो मलेरिया होता है. तो मॉस्क्यूटो की वजह से मलेरिया थोड़ी होता है. मॉस्क्यूटो ने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैरी किया तो मॉस्क्यूटो यहाँ पे एक्ट किया एज वेक्टर. सो जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड भी मॉस्क्यूटो जैसे ही एक्ट करता है. मतलब वेक्टर, मॉस्क्यूटो नहीं बोलेंगे, जैसे मतलब आज वेक्टर. और जब हम इसके अंदर एक डिजायरेबल डीएनए को अटैच कर देंगे तो वो उसको क्या करेगा, उसको कैरी करके लेके जाएगा. तो यहाँ पे जब प्लाज्मिड के थ्रू, प्लाज्मिड में हम एक पीस ऑफ एलियन डीएनए को अटैच करते हैं तो क्या होता है, ये उसको ट्रांसफर करता है. किसमें? होस्ट ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. वेक्टर के साथ पहले डीएनए पीस को जोड़ेंगे, वो डीएनए पीस वो होस्ट के अंदर लेके जाएगा और होस्ट के अंदर क्या होगा, मल्टीपल कॉपी नंबर बनाएगा. सो द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज. हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बात कर रहे हैं. डीएनए लाइगेज जो है इसका काम है जोड़ने का. तो डीएनए लाइगेज जोड़ने का काम करता है. ठीक है. तो जब एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाया जाता है और बनाने के लिए जब हम प्लाज्मिड को चूज करते हैं एज वेक्टर, तो इस वेक्टर के अंदर एक डीएनए को कौन जोड़ेगा? जोड़ने का काम, स्टिक करने का काम किसका है? डीएनए लाइगेज का है. समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो डीएनए लाइगेज है उसका काम है जोड़ने का. किसको? एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को किसके साथ जोड़ेगा? वेक्टर के साथ जोड़ेगा. विच कट्स और विच एक्ट्स ऑन कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड जॉइंट्स देयर एंड्स. जो डीएनए मॉलिक्यूल कट हुआ होगा, ठीक है, जैसे कि एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. एक्सोन्यूक्लियस एंड टू एंड कट करेगा और एंडोन्यूक्लियस पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा. वो कट पीस ऑफ डीएनए को जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का जरूरत होता है उसको डीएनए लाइगेज कहा जाता है. विच एक्ट्स ऑन, सो डीएनए लाइगेज का काम क्या है? लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन with plasmid vector become possible with the enzyme that is DNA ligase, and it helps in cut DNA molecules and join their ends. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA. प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर सर्कुलर है. जब उसमें हम एक पीस ऑफ एलियन डीएनए को अटैच कर देते हैं डीएनए लाइगेज के हेल्प से, वो उसके साथ जुड़ गया. जुड़ने के बाद क्या होगा? ऑटोनोमसली उसका कॉपी नंबर फॉर्म होगा. जैसे जेरॉक्स मशीन में एक पेज हम क्वेश्चन पेपर डाल दिया तो उसका 1000 पीसेस का कॉपी हो जाता है. सेम जब प्लाज्मिड के अंदर एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को हम अटैच कर देते हैं तो उसका 1000 कॉपी नंबर बन जाता है. यहाँ पे और एक क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड को क्यों चूज किया गया? क्योंकि ये अपने आप ही कॉपी नंबर फॉर्म करने के लिए अलाउ करता है. किसमें? इन विट्रो में, मतलब लैबोरेटरी के अंदर.
और जुड़ने के बाद जो बन गया उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। प्लाज्मिड के अंदर जब एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ा जाता है तो वो बन जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। When this DNA is transferred into E. coli, Escherichia coli, a bacterium closely related to Salmonella. साल्मोनेला पता है टाइफॉइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इकोलाई को चूज किया जाता है मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्योंकि इसका लाइफ स्पैन कम है, और लाइफ स्पैन कम होने की वजह से ये बहुत जल्दी अपना नंबर बढ़ाता है, मल्टीपल करता है। तो इसलिए इकोलाई के अंदर उस डीएनए को ट्रांसफ़र कराया जाएगा, वेक्टर के अंदर डीएनए को जोड़ा जाएगा, उसके अंदर जब मल्टीपल कॉपी बन जाएगा फिर उस वेक्टर को इकोलाई के अंदर डाला जाएगा। ठीक है, इट कुड बी रेप्लिकेट यूजिंग द न्यू होस्ट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। सो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? पॉलीमराइज करना, मतलब उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना। ठीक है, सेगमेंट को बढ़ाते जाना, कॉपी नंबर बनाते जाना। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एंड मेक मल्टीपल कॉपीज। द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इकोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा कि इकोलाई के अंदर कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाया जाता है। सीधा आपको क्या लिखना है? द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई वाज कॉल्ड क्लोनिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन इकोलाई। क्लियर है? पहले वेक्टर मतलब प्लाज्मिड के अंदर एक पीस ऑफ डीएनए को जोड़ेंगे, उसमें कॉपी नंबर बनेगा, फिर उसको इकोलाई के साथ जोड़ेंगे क्योंकि इकोलाई को ही हमने चूज किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसको ले जाएंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए और जीएमओ बनाने के लिए। क्लियर है? कौन कौन सी बेसिक स्टेप्स की ज़रूरत होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए? जैसे कि आपको पता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स। क्वेश्चन आएगा, राइट द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए? पहला स्टेप जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन। हमें पता है डीएनए जो है लॉन्ग स्ट्रैंड होता है और उसके पूरे के पूरे स्ट्रैंड में डिजायरेबल जीन नहीं होता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी डीएनए में, कौन सी पीस ऑफ डीएनए में डिजायरेबल जीन प्रेजेंट है। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायरेबल जीन्स, उस डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें डिजायरेबल और मनचाहा जीन होगा जो हमें चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। उसके बाद क्या होगा? उस आइडेंटिफाइड डीएनए, जो डीएनए को हमने पहचाना कि इसमें डिजायरेबल जीन है, उस डीएनए को दोबारा से होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। जो डीएनए को हमने होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया था उसका मेंटेनेंस करेंगे, मतलब उसको सुइटेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उस कंडीशन के अंदर क्या कर सके, ये ग्रो कर सके। थर्ड, मेंटेनेंस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया डीएनए का, आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो ये जो 3 बेसिक स्टेप्स है ये ज़रूरत है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछेगा। विच स्टेप्स आर नीडेड फॉर मेकिंग ए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायरेबल जीन्स, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट टू इट्स प्रोजेनी, होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। मतलब सपोज इकोलाई में डाला, इकोलाई जब मल्टीप्लाई करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, वो 2 फॉर्म करेगा तो उन दोनों में सेम कैरेक्टर जाएगा, फिर वो 2 फॉर्म करेंगे, फिर उनमें सेम कैरेक्टर जाएगा। तो मेंटेनेंस कौन कौन सी मीडियम चाहिए इकोलाई को ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है अभी हम देखेंगे, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत है? टूल्स मतलब जैसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, जैसे कि औजार जिसको बोलते हैं। क्या क्या चाहिए? सपोज आपको
रोटी बनानी है, तो रोटी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए, कौन कौन सी टूल्स की ज़रूरत होती है? वी नो फ्रॉम द foregoing discussion that genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have the key tools. recombinant DNA टेक्नोलॉजी तभी अकम्प्लिश हो सकता है जब हमारे पास कुछ की टूल्स, कुछ इम्पोर्टेंट टूल्स होंगे, जैसे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जो कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस है, एक एंड टू एंड कट करेगा और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट करेगा। दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम्स। पॉलीमरेज एंजाइम क्या है? जब डीएनए का कॉपी नंबर फॉर्मेशन होगा, वो कॉपी नंबर फॉर्मेशन में सपोर्ट करेगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। तीसरा लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? लाइगेज उसको जोड़ने में हेल्प करेगा, जैसे कि वेक्टर के अंदर फॉरेन डीएनए को जोड़ने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट वेक्टर्स। वेक्टर क्या करेंगे? वेक्टर के अंदर ही हम एक एलियन पीस ऑफ डीएनए को जोड़ेंगे ताकि वो उसमें उसका कॉपी बना सके। फिर बाद में हम एक होस्ट ऑर्गेनिज्म को चूज करेंगे और ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर ये उस डीएनए को लेके जाए। पहले क्या क्या चाहिए, दोबारा रिपीट करते हैं हम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, जो टूल्स है, क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला हो गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा हो गया पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा लाइगेज, फोर्थ वेक्टर्स एंड फिफ्थ जो है वो है होस्ट ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? सो आगे जो है अभी हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, कितने टाइप के हैं, इसका काम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, in the year 1963, the two enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage in E. coli were isolated. 1963 में दो एंजाइम ऐसे डिराइव किया गया जो कि रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ बैक्टीरियोफेज के लिए, और इसको किस में से आइसोलेट किया गया? ई कोलाई से। वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, जिसमें से एक ऐड करता है वन ऑफ दिस एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, द अदर कट डीएनए। ठीक है, इसका मतलब एक मिथाइल ग्रुप को 5 प्राइम एंड पे मिथाइल ग्रुप जुड़ेगा और दूसरा डीएनए को कट करेगा। The latter was called as restriction endonuclease. So जो कट किया, डीएनए का जो कट किया, उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2। HIND2 इसका नाम ऐसे क्यों दिया गया है HIND2? H stands for hemophilus, IN stands for इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिराइव किया गया है, इसलिए इसका नाम है हिंद। और 2 क्यों है? वो क्योंकि लैबोरेटरी के अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग अलग सीक्वेंस में एंजाइम्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो नंबर 2 पे एक्सट्रैक्ट किया गया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? HIND2। सो ये भी एक नंबर में पूछ सकता है। The first restriction endonuclease HIND2 whose functioning depend on a specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. It was found that HIND2 always cuts the DNA molecules at a particular point by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. DNA का जो बेस पेयर, जैसे GAATTC, GAATTC, ये एक सीक्वेंस है, डीएनए के अंदर बेस पेयर की एक सीक्वेंस है। तो HIND2 का काम क्या है? कट करेगा। किसको? पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा, ताकि दूसरा डीएनए जब आके उसके साथ जुड़े, उनका जो बेस पेयर है उनमें से ही मैचिंग हो सके। तो HIND2 इज़ द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसकी जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के ऊपर। ठीक है, और ये हमेशा 6
स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स को ही कट करता है। दिस स्पेसिफिक सीक्वेंसेस आर नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद 2। क्वेश्चन अगर पूछेगा हिंद 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने बेस पेयर को लेके बना है? 6 बेस पेयर को। और ये आगे पढ़ेंगे हम GAATTC, ये जो बेस पेयर है GAATTC। Besides Hind2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. Hind2 के बाद अब 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किया जा चुका है 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से, और इन सब का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो अलग अलग है। जैसे कि हिंद 2 का GAATTC है, वैसे ही हिंद 3 का अलग है, PBU का अलग है, PST1 का अलग है। तो सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग है। किसी का 6 बेस पेयर है, किसी का 5 है, किसी का 8 है। तो नॉर्मली जो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो 6 बेस पेयर के ऊपर ही बात कर रहे हैं। द convention for naming this enzyme is the first letter of the name comes from the genus and the second 2 letters come from the species. The prokaryotic cell from which they were isolated, example EcoR1 comes from Escherichia coli RY13. In EcoRI, the letter R is derived from the name of the strain. R का नाम क्यों दिया गया? वो स्ट्रेन के नाम के हिसाब से। रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम्स इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। So restriction enzymes belonging to a large class of enzymes called nucleases. Restriction enzyme जो है nucleases एंजाइम ग्रुप से डिराइव किया है। ये 2 टाइप का है, एक एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? एक्सोन्यूक्लियस का काम है, मैंने पहले भी बता दिया, ये एंड टू एंड कट करेगा, और एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेगा डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन से। सो ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। Once it finds its specific sequence, recognition sequence, it will bind to the DNA and cut each of the 2 strands of the double helix at specific points in their sugar phosphate backbones. Each restriction endonuclease recognizes a specific palindromic sequence in the DNA. हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का सीक्वेंस है कि वो एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करे, मतलब कहाँ से वो डीएनए कट होगा, वो काम किसका है? एंडोन्यूक्लियस का, मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। जैसे कि अभी हमने हिंद 2 के बात किया, EcoR1 की बात किया, ठीक है। तो ये जो कैसे जुड़ा है उसके बारे में हम देखेंगे। So in our next class, we will discuss about that how DNA fragments get joined with each other.